ये बात है 27 जून 1976 की। एयर फ्रांस की फ़्लाइट 129 ने इसराइल के तल अवीव से उड़ान भरी। इस फ्लाइट में 246 यात्री थे, जिसमें से अधिकतर यात्री यहूदी और इसराइली थे और 12 क्रू मेंबर भी थे। ये फ़्लाइट एथेंस ग्रीस पहुंची, जहां पर 58 यात्री और सवार हुए, जिसमें से 4 हाईजैकर्स भी शामिल थे। जैसे ही फ़्लाइट ने पेरिस से 12:30 में उड़ान भरी, उसे हाईजैक कर लिया गया। इन हाईजैकरों में से 2 हाईजैकर फ़िलिस्तीन के थे, जो कि पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन के सदस्य थे, और 2 हाईजैकर्स जर्मनी के रिवॉल्यूशनरी सेल के सदस्य थे। पहले फ़्लाइट को बेंघाज़ी लीबिया ले जाया गया, जहां वे 7 घंटे रुकी और फ़्लाइट का ईंधन भरा गया। वहां हाईजैकर्स ने एक इंग्लैंड में जन्मी हुई इजरायली नागरिक पैट्रिसिया मार्टेल को छोड़ दिया, जिसने गर्भपात होने का नाटक किया था। प्लेन फिर 3:15 को लीबिया से उड़ा और 24 घंटों के बाद युगांडा के एंटेबे एयरपोर्ट में उतरा। एयरपोर्ट में हाईजैकर के साथ 4 और हाईजैकर्स शामिल हुए, जो कि युगांडा के राष्ट्रपति ईदी अमीन के सैन्य दल से थे। उन्होंने यात्रियों को एयरपोर्ट के आगमन कक्ष में बंदी बना के रखा, जो कि अब इस्तेमाल नहीं होता था। युगांडा के राष्ट्रपति खुद उन बंधकों से रोज़ाना मिलने जाते थे और उन्हें भरोसा दिलाते कि वे इसराइल की सरकार से बात कर रहे हैं, और जैसे ही इजरायली सरकार उनकी मांग पूरी कर देगी, वे उन्हें मुक्त कर देंगे। 28 जून को हाईजैकर्स ने अपनी मांग सामने रखी। उन्होंने इजरायली सरकार से 35 करोड़ रुपए मांगे और 53 फ़िलिस्तीनी कैदियों और आतंकवादियों को रिहा करने की मांग की। अगर इसराइल उनकी मांग पूरी ना करता तो वो यात्रियों को मार देते। उन्होंने इजरायली सरकार को उनकी मांग पूरी करने के लिए 1 जुलाई तक का समय दिया। कुछ समय के बाद हाईजैकर्स ने इजरायली यात्रियों को बाकी यात्रियों से अलग करना शुरू किया। जिन पर उन्हें शक होता, उन्हें वे पूछताछ के लिए ले जाते। कुछ लोग जिनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, उन्हें हाईजैकर्स ने आज़ाद करने का सोचा, पर वे लोग अपनी मर्जी से अन्य बंधक इजरायली यात्रियों के साथ ही रहने का निर्णय ले लिया। एक बीमार महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बचे 47 लोगों को प्लेन के जरिए पेरिस ले जाया गया। इजरायली सरकार हाईजैकर्स की मांग पूरी करने को मान गई। इसीलिए हाईजैकर्स ने इजरायली सरकार को 4 जुलाई तक की मोहलत दी। इसराइल की सरकार को झुकना मंजूर नहीं था। पहले इसराइल की सरकार ने राजनीतिक स्तर पर बात करके देखी, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसराइल के एक पूर्व सेना अध्यक्ष की युगांडा के राष्ट्रपति अमीन से अच्छी दोस्ती थी। इसीलिए सरकार ने उनसे अनुरोध किया कि वे अमीन से बात करें। उन्होंने अमीन से बात करने की कोशिश की, पर कुछ फ़ायदा ना हुआ। इसराइल ने अमेरिका की सरकार से कहा कि वे इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर सदत से बात करें कि वो अमीन को समझाएं, पर इससे भी कुछ ना हुआ। इसराइल के उस समय के राष्ट्रपति इत्ज़क रबीन और रक्षा मंत्री शिमोन पेरिस हाईजैकर्स के सामने झुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे हाईजैकर्स और आतंकवादियों का मनोबल बढ़ जाता। 1 जुलाई डेडलाइन थी, तो इसराइल की सरकार हाईजैकर्स की मांग पूरी करने को मान गई। मांग पूरी होते देख अमीन ने डेडलाइन को बढ़ा के 4 जुलाई कर दिया। इससे इसराइल की सेना को मिशन की तैयारी करने का मौका मिल गया। 1 से 4 जुलाई तक अमीन मॉरिशस गए हुए थे। 3 जुलाई शाम के 6:30 बजे इजरायली कैबिनेट ने इस रेस्क्यू मिशन को मंजूरी दे दी। ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरॉन को इस मिशन का कमांडर बनाया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल जोशुआ शनी ने सुझाव दिया, एंटेबे एयरपोर्ट के पास लेक विक्टोरिया है, वो अपने सारे कमांडो को वहां उतारेंगे। सारे कमांडो रबर बोट में सवार होकर एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे। वहां वे हाईजैकर्स को मारकर बंधकों को आज़ाद करेंगे और फिर अमीन को कह के प्लेन से आ जाएंगे। पर इस सुझाव को टाल दिया गया, क्योंकि इस प्लान में बहुत समय लगता और लेक विक्टोरिया में बहुत से मगरमच्छ भी हैं।
और तो और उन्हें ये भी नहीं पता था कि एयरपोर्ट में बंधकों को कहाँ रखा गया है। एक और सोचने वाली बात ये भी थी कि वे अपने हरक्यूलिस विमान में ईंधन कैसे भरेंगे जिससे वे एंटेबे एयरपोर्ट तक जाएंगे। अपने जहाज़ में ईंधन भरने के लिए उनके किसी एक अफ्रीकी देश से सहायता चाहिए थी, पर कोई भी देश अमीन और फ़िलिस्तीन के विरोध में नहीं जाना चाहता था। केन्या के एग्रीकल्चर मिनिस्टर और केन्या में कई यहूदी नागरिक जिनकी अच्छी आर्थिक और पॉलिटिकल पहुंच है, उन सब के कहने पर केन्या के राष्ट्रपति ने मुसाद को केन्या का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। इस ऑपरेशन की थोड़ी बहुत जानकारी युगांडा के एम्बेसडर को केन्या के एयर फोर्स से मिली थी। उन्होंने युगांडा के कमांडर को इसकी जानकारी दी, पर युगांडा के कमांडर को लगा कि इसराइल ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अमीन के बेटे का कहना है कि युगांडा के एम्बेसडर ने टेलीफोन के ज़रिए अमीन को सारी बातें बता दी थीं। अमीन इसराइल से युद्ध की बात सोच के डर गए थे, इसीलिए उन्होंने युगांडा की सेना को किसी भी इजरायली एयरक्राफ्ट पर फायरिंग करने से मना कर दिया। हाईजैकर्स ने जिन यात्रियों को छोड़ दिया था, मुसाद ने उनसे पूछताछ कर युगांडा के एयरपोर्ट की परिस्थिति और हाईजैकर्स के बारे में जानकारी ली। उनमें से एक फ्रेंच इजरायली व्यक्ति सेना से था। उसने हाईजैकर्स और युगांडा के सैनिकों के बारे में बहुत ही बारीक जानकारियां दीं। इन जानकारियों के द्वारा एक प्लान बनाया गया और 4 इजरायली एयरफोर्स हरक्यूलिस ट्रांसपोर्टर एयरक्राफ्ट एंटेबे एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इन एयरक्राफ्ट्स को बहुत ही चतुराई के साथ ले जाया गया जिससे ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की नज़र में ना आ पाएँ। इसराइल की टास्क फोर्स में 100 लोग थे। ग्राउंड कमांड और कंट्रोल यूनिट में ब्रिगेडियर जनरल डैन शॉमरॉन, कर्नल अमी अयालो और संचार और सहायता के लिए कुछ सैनिक थे। असॉल्ट टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल योनातन नेतन्याहू कर रहे थे। इसमें 29 कमांडो थे जिनका नाम था हाईजैकर्स को मारना और बंधकों को आज़ाद करना। फिर एक यूनिट थी सिक्योरिंग एलिमेंट। इसमें पैरा ट्रूपर्स का एक दल था जिसका काम था सिविलियंस को सुरक्षित करना, एयरपोर्ट का रास्ता क्लियर करना और विमानों में ईंधन भरना। फिर एक दल था गोलानी फोर्स का जिनके काम था विमानों को सुरक्षित रखना और रिज़र्व फोर्स के तौर पे तैयार रहना। और आखिरी में एक दल था सायरेट मतकल फोर्स का जिसका काम था युगांडा आर्मी के एयर फोर्स को संभालना। चारों विमानों ने इसराइली से उड़ान भरी। वे रेड सी के ऊपर से जा रहे थे। वो समुद्र की सतह से केवल 30 मीटर ऊपर उड़ रहे थे जिससे वे इजिप्शियन, सूडान और सऊदी अरेबिया के एयर फोर्स के रडार से बच सकें। उनके विमान रेड सी के दक्षिणी भाग से होते हुए जिबौती पहुँचे। वहाँ से वे उत्तरी पूर्व की ओर मुड़े और केन्या, सोमालिया और इथियोपिया होकर गुजरे। फिर वहाँ से विमान पश्चिम की ओर मुड़े और लेक विक्टोरिया पहुँचे। 4 हरक्यूलिस विमान के साथ 2 बोइंग 707 भी थे। पहले बोइंग में मेडिकल फैसिलिटीज़ थीं। पहला बोइंग केन्या में लैंड हुआ और दूसरा बोइंग एंटेबे एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाता रहा। इजरायली फोर्स के 4 हरक्यूलिस विमान 3 जुलाई को रात 11 बजे युगांडा पहुँचे। सबसे पहले एक विमान एयरपोर्ट पर उतरा। उसका दरवाज़ा लैंडिंग से पहले ही खोल दिया गया था। एक विमान से काले रंग की मर्सिडीज़ कार और बहुत लैंड रोवर्स निकली। इजरायली फोर्स ने इन कारों को इसीलिए चुना क्योंकि युगांडा के सैनिकों को लगा युगांडा के राष्ट्रपति अमीन आ रहे हैं और वो युगांडा की सिक्योरिटी को चकमा दे सकें। विमान के उतरते ही असॉल्ट टीम इन गाड़ियों की तरफ उसी तरीके से निकली जैसे अमीन की काफिले में होता है। जैसे ही वे आगे बढ़े तो एयरपोर्ट के गार्ड्स को अब उन पर शक हो गया क्योंकि अमीन ने हाल ही में सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ खरीदी थी। ऐसा होते ही नेतन्याहू ने अपने कमांडो के गार्ड्स पे साइलेंस पिस्टल से शूट करने का आदेश दिया, पर उन्हें जान से मारने को मना है क्योंकि उन्हें हाईजैकर्स के अलावा किसी और को मारने के ऑर्डर्स नहीं थे। जैसे ही वे ऐसा करके आगे बढ़े, उनमें से एक कमांडो ने उन गार्ड्स को जान से मार दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गार्ड्स हाईजैकर्स को सब बता न दें।
फिर सारे कमांडो अपनी गाड़ियों से उतरे और टर्मिनल की ओर भाग गए जहां बंधक मौजूद थे। सारे बंधक मेन हॉल में थे। इजरायली कमांडोज ने लाउड स्पीकर से आवाज़ लगाई, सब नीचे झुक जाएं, हम इजरायली सिपाही हैं। एक 19 वर्षीय बंधक गलती से खड़ा हो गया, जिससे कमांडोज को लगा कि वो हाईजैकर है और उन्होंने उस पर शूट कर दिया। एक बंधक जख्मी हो गया और एक और बंधक को हाईजैकर्स के द्वारा क्रॉस फायर में मौत हो गई। उस समय वहाँ एक भी हाईजैकर नहीं था। उसने कमांडोज पे गोलियां चलाना शुरू कर दिया। कमांडोज ने उस हाईजैकर को मार गिराया। बंधकों ने बताया कि बाकी हाईजैकर बगल के एक कमरे में हैं। कमांडोज ने उस कमरे में पहले बहुत से ग्रेनेड फेंके और फिर खुद घुस के सारे हाईजैकर्स को मार गिराया। इसी दौरान बाकी के 3 हरक्यूलिस विमान भी एयरपोर्ट पे उतरे। विमानों में से कई वाहन जो कि बंदूकों और तोप से लैस थे, उनको निकाला गया, जिनका काम था विमानों और बंधकों की रक्षा करना। एयरपोर्ट पे उतरते ही उन्होंने सबसे पहले युगांडा के मिग विमानों को तबाह कर दिया ताकि युगांडा एयरफोर्स उनका पीछा नहीं कर पाए। उन्होंने एयरपोर्ट का रास्ता खाली किया और विमानों में ईंधन भरने लगे। असॉल्ट टीम बंधकों को विमानों की ओर ले जाने लगी। युगांडा के सैनिकों ने इन पर फायरिंग शुरू की। इजरायली फोर्स ने भी इनका जवाब अपने AK-47 बंदूकों से दिया। युगांडा की सेना के कई सैनिक मारे गए। युगांडा के सैनिक कंट्रोल टावर के ऊपर से गोलियां चलाने लगे। इससे टास्क फोर्स की यूनिट कमांडर नेतन्याहू की मृत्यु हो गई और 5 सैनिक जख्मी हो गए। इसराइल के सैनिकों ने टावर पर मशीन गन से गोलियां चलाईं। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से टावर को तबाह कर दिया। जिससे सैनिक ने नेतन्याहू को मारा था वो अमीन का कोई रिश्तेदार था, पर टावर में रॉकेट लॉन्चर चलने से उसकी भी मृत्यु हो गई। कमांडोज ने बंधकों को प्लेन में बैठाया, नेतन्याहू की बॉडी को प्लेन में रखा और वे वहां से इसराइल के लिए रवाना हो गए। 106 बंधकों में से 3 की मृत्यु हो गई थी और एक बंधक युगांडा के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कारण वहीं छूट गई, जिसे बाद में युगांडा के सैनिकों ने मार दिया। बाकियों को सही सलामत इसराइल वापस ले आया गया। ये पूरा मिशन 53 घंटों का था। जब युगांडा के राष्ट्रपति अमीन को ये सब पता चला तो वे बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस मिशन की जानकारी होती तो इसराइल के लिए अच्छा नहीं होता।